अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट के बारे में, जो है एडवर्ड सईद। प्रीवियस वीडियो में हमने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को इन डिटेल विद कोटेशन डिस्कस किया था, लेकिन आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट के बारे में डिस्कशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्ड सईद का पूरा नाम एडवर्ड वेडी सईद था। ये 1935 को यरूशलेम के अंदर पैदा हुआ और 2003 में न्यूयॉर्क यूएस के अंदर इसकी डेथ हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़लस्तीनियन अमेरिकन प्रोफेसर था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, और ये एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी था, फाउंडर ऑफ एकेडमिक फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ भी इसे माना जाता है, लिटरेरी एंड कल्चरल क्रिटिक भी था। अगर हम बात करें एडवर्ड सईद के नेम के बारे में, तो एडवर्ड सईद को बेसिकली अपने नाम की वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न फेस करना पड़ी थी। वो इस तरह के इनके जो फादर थे वो बिलोंग करते थे अमेरिका से, यानी इनके जो फादर थे वो एक प्रोटेस्टेंट बिजनेसमैन एंड एन अमेरिकन सिटीज़न थे, जबकि इनकी जो मदर थी वो क्रिश्चियन फ़लस्तीनियन थी। इनकी जो मदर का नाम था हिल्डा था और इनके फादर का नाम था वेडी। इनकी जो मदर थी वो बहुत इंस्पायर्ड थी प्रिंस ऑफ वेल्स से, जिनका नाम था एडवर्ड द एट्थ। दैट्स वाई कि इनके नाम के आगे यानी जो फर्स्ट वर्ड है वो एडवर्ड है, ठीक है। जबकि ये इनका जो ये सेकंड वर्ड है ये एक अरब फैमिली का वर्ड है, यानी ये एक इस्लामिक नेम है सईद। दैट्स वाई ही फेस्ड लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न ड्यू टू हिज नेम एडवर्ड सईद, ठीक है। और इसीलिए वो अपने आप को रेफ़र करता है एज अ क्रिश्चियन रैप्ड इन अ मुस्लिम कल्चर, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी नेम की समझ आ गई होगी। एडवर्ड सईद का बहुत बड़ा नाम है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर। एडवर्ड सईद बेसिकली बात करता है कॉलोनाइज़र के बारे में और कॉलोनाइज्ड के बारे में। एडवर्ड सईद के जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट वर्क है वो है ओरिएंटलिज्म, जो 1978 में पब्लिश किया गया, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, जो 1993 के अंदर पब्लिश करवाया गया। इसके अलावा एडवर्ड सईद मिशेल फोको से इंस्पायर्ड था। इसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राइटर्स को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसने स्टडी किया था, ठीक है। 1999 में इन्हें न्यू यॉर्कर प्राइज़ भी दिया गया इनके एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोर पे, जिसका नाम था आउट ऑफ पैलेस। एडवर्ड सईद एक डायस्पोरिक राइटर थे और एडवर्ड सईद थर्ड स्पेस से बेसिकली बिलोंग करते थे। आज की इस वीडियो का जो मेरा मेन कंसर्न रहेगा वो इन सारे टॉपिक्स पे रहेगा, बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडवर्ड सईद पे रहेगा। मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम इनकी टर्म्स को समझ लेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात या वो एक इम्पोर्टेंट बात ये कि इसी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो तो मैं इस वीडियो के चैप्टर्स बना दूंगी, ताकि अगर आपने एडवर्ड सईद का कोई एक भी कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो आप उस चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा तो उतना पार्ट आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उसे आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। तो एडवर्ड सईद के बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये चार कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं कवर करने जा रही हूँ, जिसके अंदर पहला है ओरिएंटलिज्म, दूसरा कॉलोनियल डिस्कोर्स, तीसरा रेजिस्टेंस ओपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़। इन अ वेरी नटशेल हम देखते हैं कि जो ओरिएंटलिज्म है, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद कहता है कि जो दैट हाउ वेस्टर्न कल्चर हिस्टोरिकली स्टडीड द कल्चर हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनाइज्ड, ठीक है। वो किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर हिस्टोरिकली या प्रैक्टिकली स्टडी करता है कॉलोनाइजर के कल्चर को, उसे डिफाइन करता है, उसे हम कहेंगे ओरिएंटलिज्म। Edward Said says that Western world has historically represented, studied and interpreted the cultures, societies and people of the Middle East, Asia and North Africa. So this concept is basically refers towards the concept of Orientalism. ये definition जो मैंने आपके सामने पढ़ी है ये कहलाती है Orientalism, जिसको मैं पहले define कर चुकी हूँ। Next वो बात करता है colonial discourse के बारे में। ये जो सारे concept हैं basically all of these concepts are interrelated. कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न डिफाइन करता है, वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट करता है द आइडेंटिटी ऑफ कॉलोनाइज्ड यानी ईस्ट को। तो कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर वो ये बात करता है कि वेस्ट ने किस तरीके से डिफाइन किया था ईस्ट को, उनकी स्टीरियोटाइप्स के थ्रू ईस्ट को गलत या रोंग वे में कंस्ट्रक्ट किया गया। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में एडवर्ड सईद बात करता है।
नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेशन, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। रेजिस्टेंस के अंदर जो हम देखते हैं वो ये कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, वो एक्टिवली अपोज होते हैं अगेंस्ट द हेजीमोनी ऑफ कॉलोनियल पावर। ओपोजिशन के अंदर हम देखते हैं ओपोजिशन ऑफ द कॉलोनाइजर थ्रू इंडिविजुअल एक्ट ऑफ ओपोजिशन एज वेल एज द ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट के थ्रू हम ये देखते हैं किस तरीके से जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे वो डिफरेंट मूवमेंट के थ्रू वो ओपोजिशन करते हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, एडवर्ड साइड रिप्रेजेंटेशन को बताता है कि किस तरीके से जो कॉलोनाइज्ड थे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होती है, किस तरीके से उन्हें पहले मिस इंटरप्रेट किया गया स्टीरियोटाइप्स के थ्रू, तो वो अपने आप की अपनी आइडेंटिटी को, न्यू कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं इन रिप्रेजेंटेशन। लास्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट दैट इज colonial and post colonial identities. In colonial identity we study that how west construct the identity of east। ठीक है, और पोस्ट colonial आइडेंटिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि ईस्ट किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करते हैं। ईस्ट किस तरीके से बताते हैं कि पहले हमारी आइडेंटिटी को मिस इंटरप्रेट किया गया, हमारे कल्चर को, लैंग्वेज को मिस इंटरप्रेट किया गया, और हमारी न्यूली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी, ये न्यूली कंस्ट्रक्ट या हमारी जो कन्फ्लिक्ट इन आइडेंटिटीज थी वो क्या थी। आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। तो अब हम इन डिटेल वन बाय वन कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ओरिएंटलिज्म। बेसिकली ओरिएंटलिज्म इसकी एक बुक थी जो 1978 के अंदर पब्लिश करवाई गई। उसके अंदर वो ओरिएंटलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को देता है। ओरिएंटलिज्म के बुक का स्ट्रक्चर ये है कि पहले इसका एपिग्राफ आता है, फिर इस बुक को 3 पार्ट्स के अंदर, या वी कैन से दैट 3 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, और हर एक चैप्टर को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला जो एपिग्राफ के अंदर वो ये बताता है व्हाट डज द मीन ऑफ ओरिएंट एंड ओसिडेंट। वो ये इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये जो 2 टर्म्स हैं वो डिफाइन करने जा रहा है, इनका मीन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म। सेकेंड वन इज ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड रीस्ट्रक्चर्स, एंड द लास्ट वन इज ओरिएंटलिज्म नाउ। तो सबसे पहला जो ओरिएंटलिज्म का एपिग्राफ है उसके अंदर वो ये हाईलाइट कर देता है कि इसकी जो बुक है वो किससे रिलेटेड होने जा रही है। वो बुक के अंदर बताता है कि ये जो बुक है ये एक्सटेंड हो गई, यानी बुक कहाँ से स्टार्ट हो गई, लेट 18th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट यानी 20th सेंचुरी तक वो सारे ही इंसिडेंट को, सारी ही रिलेशन बिटवीन द कॉलोनाइज यानी कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनाइजर को वो कवर करेगा। और फिर वो बताता है कि मैंने बहुत सारी ओरिएंटलिज्म की स्टडी की है, लेकिन ये जो मेरी बुक का ड्यूरेशन है लिखने का वो 1975 से 1976 का है। ठीक है, और इसके अंदर वो बेसिकली ये एपिग्राफ के अंदर 2 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, इन विच द फर्स्ट वन इज ओरिएंट एंड द सेकंड वन इज ओसिडेंट। ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट। ठीक है, ऐसी डायरेक्शन जहाँ से सन राइज होता है। इसे मिडल ईस्ट भी कहा गया है, एशिया या ऐसे इलाके दैट वर वंस द पार्ट ऑफ यूरोपियन एम्पायर, यानी जो सारी कॉलोनीज थी उसके रहने वाले पीपल को वो कहता है ओरिएंट। यानी इन शॉर्ट टर्म, इन अ वेरी सिंपल और नटशेल, वी कैन से दैट ओरिएंट रेफर्स टुवर्ड्स द कॉलोनाइज्ड पीपल, जिसे वो ईस्ट कहता है। यानी ईस्ट के पीपल कॉलोनाइज्ड थे, ठीक है, एशिया के पीपल कॉलोनाइज्ड थे, मिडल ईस्ट के थे, ये वो सारी कॉलोनीज जो दैट वर वंस द पार्ट ऑफ यूरोपियन एम्पायर, तो वो उसे कहता है ओरिएंट। ठीक है, ओरिएंट का सिंपल मीन क्या है, ईस्ट। और इसी तरीके से ओसिडेंट का सिंपल मीन है वेस्ट, यानी वेस्टर्न कंट्रीज। और इसके अंदर इनको डिफाइन करने के लिए वो हमारे पास ये 3 कंट्रीज़ के नाम लेता है। बेसिकली यही वेस्ट के अंदर वो 3 कंट्रीज़ के नाम देता है जो कॉलोनाइज़र थे। ठीक है, जिसके अंदर पहला अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस। वो इसके ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर वो बताता है कि इंग्लिश यानी इंग्लिश पीपल, इंग्लैंड के पीपल और फ्रेंच के पीपल ने किस तरीके से कॉलोनीज़ बनाई, कॉलोनाइज्ड को इन्होंने डिफ़ाइन किया। फिर वो ये बताता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो ये कॉलोनाइजेशन का ये प्रोसेस था वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम फ्रेंच टू अमेरिका। ठीक है, क्योंकि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार हम देखते हैं कि जो अमेरिका सुपर पावर बन गया था, तो ये जो सारा कॉलोनीज़ का जो ये सिलसिला है, ये प्रोसेस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स अमेरिका। तो इसलिए वो ये 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, यानी 3 चीज़ें नहीं, 3 कंट्रीज़ के बारे में बात करता है। एडवर्ड सैड कहता है कि
ओरिएंट तो हमारे पास हो गया ईस्ट। ओरिएंटलिस्ट होता है जो ईस्ट के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, और ओरिएंटलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओसिडेंट होता है वेस्ट, और ओसिडेंटलिस्ट जो होता है जो वेस्ट की स्टडी करता है, ठीक है। और एडवर्ड सैड कहता है कि जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी इस बुक के अंदर, तो ये जो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ये वाले, वो कहेगा मैं ईस्ट के अंदर इन कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करूँगा और वेस्ट के अंदर अमेरिका, इंग्लिश और फ्रेंच को बेसिकली मैं डिफ़ाइन करूँगा। इसके अलावा वो बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे विद फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं, ओसिडेंटलिस्ट क्या होते हैं, ओरिएंटलिज्म क्या होता है, ये समझ लेना काफ़ी है हमारे पेपर की अटेम्प्टेशन के लिए। नेक्स्ट कुछ कोटेशंस यहाँ मैंने ऐड की हैं जिसको पढ़ने के बाद हमारी ये जो सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए ये जस्टिफाई हो जाएंगे। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके अंदर जो पहली कोटेशन है वो ये है, द ओरिएंट वाज ऑलमोस्ट अ यूरोपियन इन्वेंशन। ये सारे जो कॉन्सेप्ट और ये जो कोटेशन मैं पढ़ रही हूँ, ये सारे कोटेशंस बेसिकली इसकी वर्क से ही लिए गए हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म से लिए गए हैं। वो कहते हैं कि जो ओरिएंट है ना बेसिकली यूरोपियन इन्वेंशन ही है, यानी यूरोपियन ने ही इसे इन्वेंट किया है। और वो ये भी कहता है कि ये एक आर्बिट्रेरी है। वो ओरिएंटलिज्म और ओरिएंट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी ना कोटेशंस देता है बेसिकली, जिसके अंदर मैंने यहाँ सारी ही लिख दी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप उसी को लिख लेना, आपके जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ओरिएंटलिज्म को इस तरह डिफाइन करता है, वो कहता है ओरिएंटलिज्म एज अ वेस्टर्न स्टाइल फॉर डोमिनेटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड हैविंग अथॉरिटी ओवर द ओरिएंट। यानी एक वेस्टर्न स्टाइल है फॉर द डोमिनेशन ओवर द ओरिएंट, यानी ओरिएंट पे जिस तरीके से वो डोमिनेट होते हैं, उन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उन्हें रीस्ट्रक्चर करते हैं, हैविंग अथॉरिटी यानी अपनी अथॉरिटी को शो करते हैं, तो वो होगा हमारे पास ओरिएंटलिज्म। अब वो बात करते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड तक जो फ्रांस और ब्रिटेन डोमिनेट थे, ठीक है, ओरिएंट और ओरिएंटलिज्म पे। और इसी तरह वो कहता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार से के बाद, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार से जब अमेरिका सुपर पावर के अंदर है, तो अमेरिका डोमिनेट हो गया ओवर द ओरिएंट, जो मैंने आपको पहले बताया। वो कहते हैं कि ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिका को मैं ओरिएंटलिस्ट करूँगा, यानी ओरिएंट की स्टडी करने वालों को क्या कहा गया है, ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो ओरिएंट एंड ओक्सीडेंट आर मैन मेड। तो ये वाला जो यहाँ कोटेशन है, ये कोटेशन इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है कि ये जो इसका वर्क है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडवर्ड सैड किस तरीके से वो क्रिटिक करता है बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन को इन हिज वर्क ओरिएंटलिज्म, तो ये उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके अलावा अस एंड देयर दूस के कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताए गए हैं। वो कहते हैं कि जो अस का वर्ड यूज़ होगा वो होगा यूरोपियन के लिए, ठीक है, और इसके अलावा जो दूस का वर्ड होगा वो नॉन यूरोपियन यानी ईस्ट के लिए होगा। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है, ओरिएंटलिज्म की टर्म क्या थी, ठीक है, जो इसने खुद डिफाइन की ओरिएंटलिज्म की को। यहाँ जो मैंने मेन आइडियाज़ लिखे हैं, इन आइडियाज़ को अगर आप डिफ़ाइन करो तो दैट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू, कि ये जो 3 मेन आइडियाज़ हैं बेसिकली इसी के अंदर ही हम ओरिएंटलिज्म को पढ़ते हैं। यानी ओरिएंटलिज्म क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म, यानी जो कल्चरल ऑफ इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म है वो ओरिएंटलिज्म है, ठीक है, उसकी फॉर्म है। ओरिएंटलिस्ट या जो वेस्टर्न स्कॉलरशिप्स आर सीन एज एक्टिव एजेंट इन द क्रिएशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्टीरियोटाइप्स, यानी वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न है ना वो एक्टिव एजेंट के तौर पे काम करते हैं, जिसके अंदर वो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं फॉर द ओरिएंट, यानी किस तरीके से वो उन्हें डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड वन इज वेस्टर्न डोमिनेशन ओवर द ईस्ट। तो ये जो 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं, आई होप सो कि इन तीनों मेन कॉन्सेप्ट के साथ आपको ओरिएंटलिज्म की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ओरिएंटलिज्म बेसिकली है क्या। ओरिएंटलिज्म की जो बुक थी बेसिकली उसके 3 पार्ट्स थे, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म। स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म के अंदर एडवर्ड सैड बेसिकली बात करता है साइंस ऑफ ओरिएंटलिज्म के अंदर, जिसके अंदर वो बताता है दैट हाउ वाइट वर सुपीरियर एंड ब्लैक एंड ब्राउन वर इन्फीरियर। वो वाइट को एक साइड पे और ब्लैक एंड ब्राउन को इकट्ठी एक साइड पे रखता है और कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू द वेस्ट वो ये सारी बातें बयान कर रहा है। और ये कहता है कि जो वेस्ट है वो इन्हें क्या समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। और फिर वो आवर और देयर्स एंड आवर्स और देम के बारे में बात करता है कि जो आवर्स हैं वो बेसिकली वेस्ट हैं और देयर्स एंड देम है वो ईस्ट है। किस तरीके से वो वेस्ट को डिफाइन करते हैं, वो ये कहता है कि जो वेस्ट है बेसिकली ईस्ट को इन्फीरियर डिफाइन करते हैं। वेस्टर्न कहते हैं कि जो ईस्ट है वो मिस्टीरियस है, लेजी है, इरेशनल है, फेमिनिन है, अनसोफिस्टिकेटेड है, अनसिविल है, ब्लैक और ब्राउन है,
वो जो उनकी रेस है वो इन्फीरियर रेस है उनकी, ठीक है। उनके अंदर जो रिलीजियस है वो बहुत बैड है, यानी बैड रिलीजियस की बात करते हैं वेस्ट। और फिर ये बात करते हैं कि जो ईस्ट इज़ बर्न टू बी रूल्ड एंड ऑल नेगेटिविटी इज़ रिलेटेड टू द ईस्ट। और फिर वो ये बताते हैं कि जो वेस्ट है, वेस्ट शुड स्टडी देम, वेस्ट शुड रूल देम। तो ये सारी बातें वो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताता है, ठीक है। अस कहा गया है वेस्टर्नर को और दे कहा गया है ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटल्स को, यानी ओरिएंटल्स मीन ईस्टर्न को, ठीक है। अब यहाँ मैंने कुछ कोटेशंस लिखी हैं, उन कोटेशंस के साथ आपके सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये एडवर्ड सेड जो बात करता है वो थर्ड वर्ड की और न्यू वर्ड की बात करता है। वो कहता है कि जो रिलेशनशिप है यूएस का विद सो कॉल्ड थर्ड वर्ड, यानी जो यूएस है वो न्यू वर्ड है और जो थर्ड वर्ड है जो कोलोनाइज्ड है, ठीक है। और उसके अंदर वो बताता है कि जो थर्ड वर्ड है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, चाइना, इंडो चाइना, द नियर ईस्ट, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये सारी ही कंट्रीज आएंगी। और वो कहता है कि ये जो यूएस का इन थर्ड वर्ड के साथ जो रिलेशन है दैट इज़ अ थोर्नी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को उसे आइडेंटिफाई करता है कि ये जो इनका रिलेशन है वो एक प्रॉब्लम्स है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड रिलेशन है। और फिर वो बताता है कि जो कोलंबस केम टू अमेरिका इन ऑर्डर टू सेट अप अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। वो यानी मैंने आपको बताया ना एक न्यू वर्ड, जैसे कि अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वो उसकी बात करते हैं कि जो एक न्यू वर्ड अमेरिका को हाईलाइट कर रहा है, जबकि ईस्ट को ओल्ड वर्ड कहा गया है या थर्ड वर्ड कहा गया है। मैंने जो आपको फर्स्ट स्टार्ट में बताया था कि इसके जो चारों कॉन्सेप्ट्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो इसकी इन्हीं चैप्टर को डिफाइन करने के साथ-साथ मैं उन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को आपको साथ-साथ रिलेट करके बताऊँगी, ताकि सारे ही एक ही वीडियो के अंदर हमारे उन सारे कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है बेसिकली उसका नाम है ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर। ये जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर वो कॉलोनियल डिस्कोर्स की बात करता है, जो हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट था कॉलोनियल डिस्कोर्स ऑफ एडवर्ड सैड, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपके साथ डिस्कस किया। एडवर्ड सैड बताता है कि किस तरीके से जो वेस्ट है वो ईस्ट को आइडेंटिफाई करता है थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, डिस्कोर्स के थ्रू वो डिफाइन करता है। ये कहता है कि जो ईस्ट है ना बाय वेस्ट वो डिफाइन होता है, यानी वेस्ट ईस्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। वेस्ट ईस्ट को रोमांटिसाइज करता है, वेस्ट ईस्ट की आइडियोलॉजी को, थॉट्स को, बिहेवियर को, और इसके अलावा उनकी लैंड को डिफाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, यानी उनकी आइडेंटिटी को, ठीक है। वो ये बताता है कि जो वेस्ट है वो ईस्ट को बैड यानी इन्फीरियर समझते हैं और एट द सेम टाइम वो उन्हें अम्यूजिंग भी समझते हैं, ठीक है। वेस्ट ये समझता है कि वो ईस्ट को इनलाइटन करते हैं ताकि वो ग्रो अप हों, ठीक है, वो ईस्ट की मदद करते हैं। वेस्ट अपने आप को सुपीरियर समझता है इन नॉलेज और ये समझता है कि दैट वेस्ट शुड बी रूल। इन अ वेरी सिंपल नटशेल हम कह सकते हैं कि वेस्ट अपने आप को एक डॉक्टर समझता है और ईस्ट को एक पेशेंट समझता है, यानी हर चीज़ जो ईस्ट की है वो वेस्ट ही डिफाइन करता है थ्रू कॉलोनियल डिस्कोर्स। एडवर्ड सैड कहता है कि इन द लाइट ऑफ दिस परसेप्शन द मिडल ईस्ट इज स्टैटिक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ओरिएंट के अंदर मिडल ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट की बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि जो मिडल ईस्ट है ना बेसिकली वो स्टैटिक है, अनअल्टरेबल एंड अनएबल टू डिफाइन इटसेल्फ, यानी ईस्ट इस काबिल है ही नहीं कि वो अपने आप को डिफाइन कर सकें, ये वेस्ट डिफाइन करता है, जो एडवर्ड सैड कहता है। और वो ये कहता है कि जो वेस्ट है बाय क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस वो इन्हें किस तरह डिफाइन करता है। अब वो स्टीरियोटाइप्स की बात करता है, वो कहता है कि जो ओरिएंट है ना वो टाइमलेस है, यानी वो स्टैटिक है, ठीक है, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, इरेशनल है, एबनॉर्मल पीपल हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि उनकी मेल और फीमेल के अंदर कोई भी सेंस नहीं है, वो नेकेड है। ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो वो कहता है थ्रू द कॉलोनियल डिस्कोर्स वेस्ट जो है वो क्रिएट करता है। फिर वो बात करता है पैटर्न ऑफ नॉलेज की। पैटर्न ऑफ नॉलेज के अंदर वो डिफाइन करता है दैट हाउ ओरिएंट एग्जिस्ट फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक्स। एंशियंट ग्रीक्स के अंदर भी जो ओरिएंटलिज्म था वो एग्जिस्ट करता था, लोगों ने कॉलोनीज बनाई थी, और ये सब कुछ वो कहता है कि हमें थ्रू द राइटिंग, थ्रू द टेक्स्ट, थ्रू द रिसर्चर्स और थ्रू द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और उसके लिए बेसिकली एक वर्क को कोट करता है द पर्शियंस बाय एस्किलस, ठीक है। वो कहते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है टू क्रिएट एन ओरिएंट, ठीक है, ये इसकी बात करता है। नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर्स वो डिफाइन करता है, वो बात करता है मिशेल फोको के बारे में। मिशेल फोको मैंने आपको बताया था ये इंस्पायर्ड था उससे। बेसिकली इसका ये जो वर्क है, जब हम इसके वर्क को रीड करते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो लिटरेचर से उठा उठा के एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाइड हो के ये बात कर रहा है अपने इस वर्क के बारे में। दैट्स वाई कि ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिशेल फोको की वो बात करता है और वो मिशेल फोको के बारे में कहता है कि किस तरीके से मिशेल फोको डिफाइन करता है पावर और नॉलेज को,
ठीक है, पावर और डिस्कोर्स के उसको कॉन्सेप्ट को, और वो कहते हैं कि मिशेल फोको का पावर और डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉलोनियल डिस्कोर्स, क्योंकि ये जो उसको आगे लेके ये चलता है, उसके कॉन्सेप्ट को पहले अंदर से बताता है, और ये यहाँ पे यानी जो मिशेल फोको है किस तरीके से वो पावर को, डिस्कोर्स को, नॉलेज को डिफाइन करता है, वो पहले उसकी बात करता है। वो कहते हैं कि इन मिशेल फोकोस व्यू नॉलेज इज पावर एंड आल्सो द वे ऑफ गेनिंग पावर। तो वो ये कहता है कि मिशेल फोको ने ये कॉन्सेप्ट उस वर्क से लिया था, ठीक है। और इसके अलावा वो ये डिफाइन करता है कि जो मिशेल फोको का कॉन्सेप्ट है नॉलेज इज पावर एंड आल्सो अ वे ऑफ गेनिंग पावर, यानी नॉलेज का, डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको वो फर्दर डिफाइन करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नॉलेज बताता है, जिसके अंदर जो फर्स्ट वन है दैट इज़ प्योर नॉलेज और दूसरी है पॉलिटिकल नॉलेज, ठीक है। अगर प्योर नॉलेज की बात की जाए तो प्योर नॉलेज क्या है, वो ह्यूमनिस्टिक बेस्ड नॉलेज है, जो आइडियलिस्टिक नेचर होती है जिसकी, जैसे कि राइटर्स की, ठीक है। जैसे कि प्योर नॉलेज होती है जो राइटर लिखते हैं, जैसे कि शेक्सपियर हो गया, वर्ड्सवर्थ वगैरह ने जो लिटरेचर लिखा वो हो गई प्योर नॉलेज, ठीक है। यानी प्योर नॉलेज जो है वो इंसान, वो है पावर है, ठीक है, वो नॉलेज है ऑफ पावर है, ठीक है। द नॉलेज इज़ पावर है, ठीक है। और अगर जो पॉलिटिकल नॉलेज है, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो है जो आपकी पॉलिटिक्स डिफाइन करती है, यानी जो पावर शेप्स नॉलेज, ये उसकी बात करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि सेकंड चैप्टर को डिफाइन करने के साथ आपको ओरिएंटलिज्म, रिस्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर और कॉलोनियल डिस्कोर्स के कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने कुछ कोटेशंस लिखी हैं जो इसी सेकंड चैप्टर से ली गई हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो वैसे मैं पढ़ूंगी नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। मैं वीडियो को रोकती हूँ 1 से 2 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं स्टॉप करके। ओके, अब हमारा जो थर्ड एंड द लास्ट चैप्टर ओरिएंटलिज्म का है, वो है ओरिएंटलिज्म नाउ। अब ये जो ओरिएंटलिज्म नाउ है, मैंने आपको बताया था ना कि वो बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक फ्रांस और ब्रिटेन था पावर के अंदर, अब क्या है, शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स अमेरिका। इसके अंदर वो बात करता है कि 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो ओरिएंटलिज्म क्या है, जिसे वो ओरिएंटलिज्म नाउ की बात करता है। इसके अंदर वो हमें दो कॉन्सेप्ट देता है, एक है लेटेंट मैनिफेस्ट, एक है लेटेंट ओरिएंटलिज्म, दूसरा मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म। मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर मल्टीपल पार्ट्स पे कंसिस्ट है, तो ये जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है उसके अंदर ही वो लेटेंट और मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म की बात करता है, जिसके अंदर वो लेटेंट को पहले डिफाइन करता है कि जो लेटेंट है वो बेसिकली आइडियाज़ ऑफ ओसिडेंट अबाउट ओरिएंट है, और जो मैनिफेस्ट है बेसिकली वो अजम्पशन है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द लिटरेचर, पेंटिंग, हिस्ट्री, ठीक है, और जिसे जो वेस्ट है बेसिकली वो जस्टिफाई करता है, ठीक है। इसको वो और ज़्यादा मज़ीद अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसकी एक कोटेशन बताती हूँ, जिससे आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ओके, ओके, ये कोटेशन देखिए जो हाईलाइटेड है, वो कहते हैं वेरियस स्टेटेड व्यूज अबाउट ओरिएंटल सोसाइटी, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड सो फोर्थ विच आई शैल कॉल मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म। तो इस तरह वो बात करता है कि मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म क्या है और जो लेटेंट ओरिएंटलिज्म क्या है। ये नीचे यहाँ मैंने इसकी भी कोटेशन ऐड की है लेटेंट ओरिएंटलिज्म की। तो जो मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म है बेसिकली वो रेफर करती है टुवर्ड्स द ईस्ट, और वो किस तरह करती है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसी थर्ड चैप्टर के अंदर वो हमें बताता है कि जो ओरिएंटलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यानी जो डोमिनेशन है वेस्टर्नाइजेशन की वो कैसे स्टार्ट हुई, उनका मिड कैसे हुआ और उनका अब एंड कैसे हुआ। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली रेफर करता है जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन, ओपोजिशन एंड रेजिस्टेंस, ओपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, इन तीनों को। वो कहते हैं कि जो स्टार्ट हुआ था ना, वेस्ट ने ऑब्जर्व किया था स्टार्ट के अंदर, फिर मिड हुआ था जिसके अंदर वेस्ट ने प्रैक्टिकली अटैक किया ऑन इस्लाम एंड अरब के बारे में, अरब पे, ठीक है। और दूसरा नाउ की बात करता है, वो कहते हैं ओरिएंटलिज्म नाउ के अंदर हम प्रेजेंट शिफ्टिंग ऑफ ओरिएंटलिज्म फ्रॉम यूके टू यूएस इन द सेकंड वर्ल्ड वार या आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार हम देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि इस वर्क के अंदर ना बेसिकली वो बात करता है कि किस तरीके से अरब्स और मुस्लिम, जिसको हम आगे इसके डिस्कस करेंगे, तो अरब और मुस्लिम को बेसिकली आइडेंटिफाई करके वो बात करता है, वो अरब्स की बात करता है, वो मुस्लिम की बात करता है, ठीक है, उनके रूल्स की, कुरान की बात करता है, और इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन ये वेस्टर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे ना इसकी वो जो जब मैंने इसका टेक्स्ट पढ़ा था तो वो मुझे इसकी राइटिंग कुछ ठीक नहीं लगी थी। एनी हाउ हम इस पे कॉन्सेप्ट पे बेसिकली फोकस करते हैं। अच्छा, ये हो गया तीनों जो इसके अंदर डिफाइन करता है। नेक्स्ट वो बात करता है मॉडर्न ओरिएंटलिज्म की, जो मैंने आपको बताया कि 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर ओरिएंटलिज्म कैसा है थ्रू द हैंड ऑफ अमेरिका।
ओके तो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंट। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंट एडवर्ड साइड बताता है कि किस तरीके से वेस्ट रिप्रेजेंट करती है ओरिएंट इन द थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ एरिया स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब वो ये बताता है कि ये जो 4 पर्सपेक्टिव यहाँ मैंने लिखे हैं ये रिप्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं। जो हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट था इसी के अंदर जो मैंने सेकंड स्लाइड के अंदर आपके साथ डिस्कस किया वो था रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब रेजिस्टेंस ऑपोजिशन तो हम उसे देखते हैं, लेकिन पहले ये इसको थर्ड चैप्टर के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ लेते हैं। वो ये 4 पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखता है एडवर्ड साइड। पहला है पॉपुलर इमेज एंड सोशल साइंस रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर वो बताता है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट कैसी है। थ्री है, ठीक है, थ्रू द हैंड्स ऑफ एरिया स्पेशलिस्ट, जिसे वो बेसिकली एरिया स्पेशलिस्ट रेफर करता है टुवर्ड्स द स्कॉलर्स ऑफ अमेरिका। तो किस तरीके से नेगेटिवली अरब को और मुस्लिम को, इस्लामिक कल्चर को वो डिफाइन किया जाता है, ये उसके अंदर वो डिस्कस करता है। नेक्स्ट वो बात करता है पब्लिक रिलेशन पॉलिसी के बारे में। पब्लिक रिलेशन पॉलिसी के वो बारे में बात करता है कि दैट हाउ द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अरब एंड इस्लाम की बात करता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा वो ये बात आता है अब जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम एंड अरब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो हमें एग्जांपल देता है रेसिस्ट डिस्कोर्स एंड डोगमस की बाय अर्नेस्ट रेनन। ठीक है, रेसिस्ट डिस्कोर्स क्या होता है, जो रेसिज्म बेस्ड लैंग्वेज होती है यानी इन्फीरियर और सुपीरियर, और डोगमस बेसिकली अथॉरिटेटिव प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है यानी ऐसे प्रिंसिपल दैट इज लेड बाय द अथॉरिटी। तो दिस इज हाउ वो डिफाइन करता है पब्लिक रिलेशन पॉलिसी के अंदर के मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरब एंड इस्लाम। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है मेयरली इस्लाम। यहाँ मेयरली आप कैपिटल में लिखिएगा, यहाँ स्मॉल में लिखा गया है। अच्छा, मेयरली इस्लाम के अंदर वो बताता है दैट वो हाईलाइट करता है बेसिकली द इनहेरेंट इन अबिलिटी ऑफ द मुस्लिम नियर ओरिएंट टू बी एज रिचली ह्यूमन एज द वेस्ट, यानी इनएबिलिटी यानी इनहेरेंट इनएबिलिटी ऑफ मुस्लिम को हाईलाइट करता है कि उनके अंदर इनहेरेंटली तौर पे इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रिच हों जैसे कि वेस्ट हैं। ठीक है, ये वो बताता है कि किस तरीके से वेस्ट मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही जो पॉइंट है हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस की सूरत में देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस एंड ओपोजिशन की सूरत में हमें ये पॉइंट हाईलाइटेड होता देखने को मिलता है कि वो बताते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर हम जब इसे देखें तो जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं ना वो अब बताते हैं किस तरीके से हमें मिस इंटरप्रेट किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेल इस्लाम के अंदर जो वो डिफाइन करते हैं। वो बताते हैं कि हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन देते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन वो बताते हैं, और ये बताते हैं हमें मिस इंटरप्रेट थ्रू द स्टीरियोटाइप्स कैसे क्रिएट किया गया। ये सारे स्टीरियोटाइप्स के अंदर ही तो आता है कि जो फैक्ट है उसे डिनाई किया जा रहा है। ठीक है, फैक्ट को अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग शेप किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं ओरिएंट एज एन इमिटेशन वेस्ट। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर अरब और मुस्लिम को बेसिकली बताता है, तो ये उसी की बात हो रही है। अच्छा, ओरिएंट हैज़ एन इमिटेशन ऑफ वेस्ट, तो साफ वाज़ेह है, वो कहता है कि जो ओरिएंट है ना ईस्ट, वो अपने आप को जज करने के लिए भी ना वेस्टर्न प्रेजुडिस का यूज़ करते हैं यानी उससे इमिटेट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ हम देखते हैं कि जो वेस्ट है किस तरीके से मिस इंटरप्रेट करता है, स्टीरियोटाइप्स को क्रिएट करता है अबाउट द ईस्ट। ठीक है, अब जो तो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट था ना उसको थोड़ा-सा तो मैंने इसके पर्सपेक्टिव से बता दिया, लेकिन अब हम चूँकि साथ-साथ डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा और क्लियर कर दूँ। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं वो चैलेंज करती है द हेजेमोनी ऑफ द कॉलोनियल पावर, यानी वो आवाज़ उठाती है, खड़ी हो जाती है, रेजिस्ट करती है अगेंस्ट द डोमिनेंट कंट्री। तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ओवर्ट भी हो सकती है, कोवर्ट भी, यानी ओपनली भी हो सकती है, सीक्रेटली भी हो सकती है। और इसी तरह जैसे कि हम देखते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कल्चरल रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलता है और एवरीडे एक्ट्स के सूरत में भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। दूसरी है हमारे पास ओपोजिशन। अब ओपोजिशन क्या होता है कि जब जो कॉलोनाइज़ करती है वो उनके खिलाफ सारा काम करती है, यानी उन्हें चैलेंज किया जाता है, उनके पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाती है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बात की जाती है। इसके अंदर जो कॉलोनाइज्ड है, कॉलोनाइजेशन या कॉलोनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट के थ्रू भी अपोजिशन को शो किया जाता है, और इंडिविजुअल एक्ट ऑफ अपोजिशन के थ्रू भी इसको शो किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास इंटेलेक्चुअल अपोजिशन भी आ जाती है। जो इंटेलेक्चुअल अपोजिशन है बेसिकली ये पर्सपेक्टिव है एडवर्ड सैड का, जिसके अंदर वो ये बताता है कि इंटेलेक्चुअल अपोजिशन के अंदर जो स्कॉलर्स हैं ना वो स्कॉलर्स अपनी राइटिंग्स के थ्रू आवाज़ उठाते हैं, रेसिस्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बहुत बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास द एम्पायर राइट्स बैक की। ये एक वर्क है जो बिल एशक्रॉफ्ट, हेलन टिफिन और गैरेथ ग्रिफिन, इन तीनों ने मिलकर लिखा था, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ डिस्कोर्स देखने को मिलती है, दैट हाउ दे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड एब्रोगेशन। एंड हेयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लास्ट वीडियो में जब मैंने आपके साथ
अप्रोप्रिएशन एंड एब्रोगेशन की बात की थी, तो मैंने एब्रोगेशन के अंदर चिनोएचबी का नाम लिया था, लेकिन वो चिनोएचबी नहीं है, एब्रोगेशन के अंदर गुगी वाथियानो है, वो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप मेरी वीडियो को देख रहे होते हो तो काइंडली मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और या जो कमेंट बॉक्स है उसे चेक कर लीजिए करेगा। उसके अंदर कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है फिर वो उसके अंदर मैं बता देती हूँ, तो काइंडली आप इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एडवर्स साइड बताता है कि जो वेस्ट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द एरिया स्पेशलिस्ट। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन के अंदर यही होता है कि किस तरीके से जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। वो ये बताते हैं, जो कॉलोनाइज्ड हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें मिस रिप्रेजेंट किया गया स्टीरियोटाइप्स के थ्रू। वो अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि अब हमारी आइडेंटिटी क्या है, यानी हमारी आइडेंटिटी क्या थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं काउंटर नैरेटिव। तो जो काउंटर नैरेटिव्स होते हैं इसके अंदर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि मल्टीपल राइटर्स क्या है जो कॉलोनियल लिटरेचर को उठाते हैं और अपने रिव्यूज़ उसके अंदर देते हैं, जैसे कि हमने चिनो एचबी को लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ओके, बाय डिफाइनिंग दिस कॉन्सेप्ट्स, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म कवर हो चुका है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉलोनियल डिस्कोर्स भी कवर हो चुका है, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास था रेजिस्टेंस, ओपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, वो भी कवर हो चुका है। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एडवर्ड सैड की जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो पहले यानी वो उसके साथ कंप्लीट हो चुकी थी थर्ड चैप्टर के साथ। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि इसी वीडियो के अंदर हमारे ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये अब हम देखते हैं, ये ना है ये सारा एडवर्ड सैड के कॉन्सेप्ट की सूरत में ही, यानी उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, तो मैं आपको इसको भी साथ ही क्लियर कर देती हूँ। कॉलोनियल आइडेंटिटी क्या होती है? कॉलोनियल आइडेंटिटी वो होती है जो वेस्ट डिफाइन करता है ईस्ट को। ठीक है, वेस्ट किस तरीके से ईस्ट को पे उनकी आइडेंटिटी इंपोज करता है, यानी गलत आइडेंटिटी उनको डिफाइन करता है। कल्चरल हाइब्रिडिटी इसके अंदर क्रिएट हो जाती है, स्टीरियोटाइप्स को वो क्रिएट करता है, फिर जिसकी सूरत में हमारे पास एम्बिवेलेंस और रेजिस्टेंस वगैरह जैसे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से जो पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ होती है, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ के अंदर बेसिकली ईस्ट अपने आप को डिफाइन करता है। वो ये बताता है किस तरीके से हमें मिस इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे पहले बात की कि हमें किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया, वो अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप सो कि ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको ना सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद कोटेशन बता दूं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इन डिटेल मैं बता सकूं। ठीक है, अब एक रिव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। रिव्यू हम ले लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे ये 4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है आज, जिसके अंदर हमने ओरिएंटलिज्म को देखा। ओरिएंटलिज्म के 3 चैप्टर्स थे, हर एक चैप्टर के मल्टीपल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें देखा। अगर आपको सिर्फ ओरिएंटलिज्म पे आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने वो 3 चैप्टर के जो मल्टीपल पॉइंट्स है उसको उठा के लिख देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉलोनियल डिस्कोर्स। कॉलोनियल डिस्कोर्स को बेसिकली हमने ओरिएंटलिज्म के सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, कॉलोनियल डिस्कोर्स। और इसके साथ साथ हमने मिशेल फोको को कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, हमने प्योर नॉलेज और इसके अलावा पैटर्न ऑफ नॉलेज के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, थर्ड हमने रेजिस्टेंस, ओपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा है, जिसके अंदर हमने थर्ड चैप्टर ऑफ ओरिएंटलिज्म के अंदर हमने इसको स्टडी किया था। ठीक है, फिर हमने कुछ फर्दर भी स्लाइड्स को देखा रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, जिसके अंदर हमने देखा कि दैट हाउ ईस्ट एंड वेस्ट डिफाइन देमसेल्फ एंड द अदर्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है। आई होप सो कि सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बाकी जो होता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा। अपने आपका जितना फीडबैक आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब 1 से 2 वीडियो एडवर्ड साइड पे और होंगी, जिसके अंदर अब तो मैंने सेपरेट डिफाइन किया ना, सॉरी इकट्ठा डिफाइन किया है ना, तो उसके अंदर कॉलोनियल डिस्कोर्स के कुछ पर्सपेक्टिव और रिप्रेजेंटेशन और कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ के कुछ पर्सपेक्टिव विद कोटेशन में सेपरेट भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा ओवरऑल हमने देखा था, ताकि एक ही वीडियो में जिन बच्चों के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं या जिस तरह कि एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा देखना ना पड़े, क्लियर हो जाए ना आपका। तो अगेन मैं कह रही हूँ, इस वीडियो के चैप्टर्स को चेक कर लीजिएगा। अगर आपने किसी एक टॉपिक पे भी देखने हो तो उस चैप्टर का यानी उसी पार्ट ऑफ वीडियो पे आप क्लिक करेंगे चैप्टर के अंदर, तो आपको वो पार्ट ऑफ वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, और जो इसका कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर भी उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट रह जाता है, कुछ पॉइंट मिस हो जाता है, तो वो उसे फिर मैं पिन कर देती हूँ। ठीक है, तो वैसे तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इस बार कोई
कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा एडवर्ड सैड के बारे में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चरल आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा के बारे में, लेकिन फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह चीनो एचबी को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। एंड वन मोर थिंग कि जो आपने मुझे भी दुआ में याद रखना है और फ़लस्तीन को भी दुआ में याद रखना है। और ये जो एडवर्ड सैड है ना, ये भी फ़लस्तीन की बात करता है, ये फ़लस्तीन की आइडेंटिटी, उनके राइट्स के बारे में बात करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वो जब हम अब जब एडवर्ड सैड का कॉन्सेप्ट ऑफ फ़लस्तीन, या वो ये एडवर्ड सैड कहता है कि जो फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस है ना, यानी जब रेजिस्टेंस की बात करता है, तो इसके लिए वो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के अंदर फ़लस्तीन की एग्जाम्पल देता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से फ़लस्तीन को सबजुगेट किया जाता था, इवन कि आज भी क्या हो रहा है। मुल्क की बैनुल-अक़वामी में सतह पर इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, जंग छिड़ी हुई है। तो आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और मैं आपको हर वीडियो के लास्ट पे भी कहती हूँ कि इन्हें याद रखिएगा, ठीक है? इन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो राइट होता है हमेशा, जो सच के साथ ही हमेशा इंसाफ होता है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।